न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। हज यात्रियों की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, शिवराज सिंह ने शहीद बुद्धदू नोनिया को दी श्रद्धांजलि। कोलकाता के किरीटपुर बाजार में शनाख्त सीएम ममता बनर्जी ने किया दौरा। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। हज यात्रियों की फ्लाइट में तकनीकी खराबी। वालिया में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हज यात्रियों की सुरक्षित वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि हज से लौट रहे यात्रियों को लेकर एक फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी, जिसमें थोड़ी तकनीकी खराबी आई थी। हालांकि उसे तुरंत ठीक करा लिया गया और अभी सभी यात्री सुरक्षित है। मंत्री ने कहा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, यात्रियों की सुविधा में कोई रुकावट नहीं आई है। वहीं जाति जनगणना पर भी उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस पहल से पिछड़े वर्गों, समाज और अल्पसंख्यकों के उत्थान में नए रास्ते खुलेंगे। मंत्री जी, सऊदी अरबिया से दुबई एयरलाइंस एक फ्लाइट आ रही थी लखनऊ के लिए, जिसमें हज के यात्री थे। जो रनवे पर चिंगारी निकली गई है, दुबई उस एयरलाइंस को एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया गया। क्या कहना चाहिए, कितनी यात्री थे इसमें? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि हज का जो सफ़र है वो मुकम्मल हो गया है और हज यात्रियों की जो वापसी है वो लगातार चल रही है। इसी क्रम में हज यात्रियों को एक वापस ले आ रही एक फ़्लाइट जो कि लखनऊ में जिसकी लैंडिंग हुई, वो छोटा सा कोई टेक्निकल इशू हुआ था, जिसको उसी समय रिजॉल्व भी कर लिया गया और लगभग 270 यात्री थे उसमें, लेकिन बहुत माइनर इश्यूज़ था। ऐसा कोई बात नहीं है। सभी प्रॉपर तरीके से हज के सफ़र की वापसी की यात्रियों की वापसी जारी है और हम सुरक्षित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से सारी व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। कितने यात्री थे उसमें, उस फ्लाइट में, और क्या आगे क्या सोचा जा रहा है दुर्घटना को देखते हुए? नहीं, देखिए, कहीं कोई लखनऊ एयरपोर्ट पे कहीं कोई ऐसी कोई दुर्घटना जैसी कोई चीज़ नहीं हुई। वो एक टेक्निकल कुछ एरर आया था, जिसको तुरंत ही रिजॉल्व कर लिया गया। जो फ़्लाइट नंबर है जो सऊदी एयरलाइंस की SB3112, जिसमें लगभग 270 यात्री हमारे हाजी यात्री उसमें उस फ्लाइट से आए थे, तो सकुशल वो आए और वो अपने अपने घरों में भी चले गए और सकुशलता के साथ पूरी यात्रा को संपन्न कराया गया है। टेक्निकल इश्यूज़ को वहाँ की अथॉरिटी देख रही है और कहीं भी कोई ग्लिच ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात की जाए तो आज केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 3 मार्च 2027 तक होगी जनगणना, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। मैं स्वागत करता हूँ केंद्र सरकार के इस फैसले का और इससे यकीनी तौर पे जो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक पासमानदा समाज है, उसके उत्थान के नए रास्ते खुलेंगे, नई दिशाएं मिलेंगी और प्रदेश और देश विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवराज सिंह शहीद ने बुद्धदू नोनिया को दी श्रद्धांजलि। पटना में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद बुद्धदू नोनिया की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, नोनिया समाज के इस वीर सपूत ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। उन्होंने सादर नमन किया है। शिवराज सिंह ने आगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा, आज जातिगत जनगणना की तारीखों का ऐलान किया गया है। जो हम कहते हैं वे करते हैं। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष, खासतौर पर लालू यादव और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, लालू यादव को क्या हो गया है? पिछड़े वर्गों की बात करना क्या सिर्फ पाखंड और दिखावा बन गया है? शिवराज ने कहा कि आरजेडी नेता साहिब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया और उनका अपमान करना असली मंशा को उजागर करता है। आज अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी, उनका जन्म शताब्दी का ये दिन है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और दिलीप जी आपको, रेणु जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया।
देश की आजादी के लिए नौनिया समाज के सपूत ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और नमक बनाकर गांधी जी के आह्वान को स्वीकार किया था, नमक बनाकर बांटा था। वो धोखे से गिरफ्तार किए गए और नमक बनाने वाले जलते कढ़ाव में उनको डाल दिया गया, लेकिन उस कढ़ाव से भी आह नहीं आई। बुद्धू नौनिया जी की भारत माता की जय और वंदे मातरम निकला। ऐसे अमर शहीद के चरणों में प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की सरकार को। हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय ने ये कहा है कि उनकी प्रतिमा पटना की इस पवित्र धरा पर लगाई जाएगी, जो उनके बलिदान की जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी। उनको प्रणाम, मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद मोदी जी को, अमित भाई को। आज इसी दिन जातिगत जनगणना की तारीखें घोषित कर दी गई है। जनगणना होगी लेकिन जातिगत जनगणना। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन एक तरफ मेरे मन में अफसोस है। लालू यादव जी, आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। लेकिन कोई बात नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। कोलकाता के खिरतपुर बाजार में भीषण आग, सीएम ममता बनर्जी ने किया दौरा। कोलकाता के खिरतपुर बाजार में भीषण आग, सीएम ममता बनर्जी ने किया दौरा। कोलकाता के खिरतपुर इलाके के थोक बाजार में बीती रात आग लगने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित दुकानदारों से बातचीत भी की। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने मेयर को निर्देश दिया है कि बाजार का पुनर्निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो। यह कार्य पूरी तरह सरकार की ओर से किया जाएगा। सीएम ने बताया कि कितनी दुकानें जली है इसका सही आंकलन सर्वेक्षण के बाद ही हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जिनकी दुकानें पूरी तरह जल गई है उन्हें सरकार की ओर से 1 लाख दिए जाएंगे। जिनकी दुकानें आंशिक रूप से प्रभावित हुई है उन्हें 50,000 की सहायता मिलेगी। ये राहत घोषणा बाजार के हजारों व्यापारियों और कामगारों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। हम मेयर को ये बोला है कि इधर का आने का पहले कि इधर में वो पूरा साइंटिफिक वे से मार्केट नया बना देंगे, जैसे आप लोगों का भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, जिसमें फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट रहेगा और आप लोगों को खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। खुद गवर्नमेंट का ओर से ये मार्केट बना देंगे। दूसरी बात ये है कि हमारा अभी तो सर्वे नहीं हुआ, पूरा सर्वे करने से थोड़ा टाइम लगेगा। कितना दुकान जला, कैसे जला, ये तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही, कैसे जला। और सिलेंडर जब आप रखते हैं ना, सिलेंडर को कभी कभी टेस्ट कर लो, नहीं तो वो जिंदगी भी जल जा सकता है। हम लोग सिलेंडर घर में ले आता है, काम पे लगाता है, लेकिन कभी टेस्ट नहीं करता है। एयर कंडीशन मशीन को टेस्ट नहीं करता है, इसमें दिक्कत हो जाता है।
इसको बारे में भी आप लोग ख्याल रखो। और ये मार्केट अभी शिफ्ट करना पड़ेगा और नया मार्केट बनाने के लिए एक जाएगा, काउंसिलर और मेयर मिलके ठीक किया है, हम भी बातचीत कर लिया। वो आपका पास इंफॉर्मेशन आएगा, नजदीक में ही है। वो एक जगह हम रख दिया था कोई काम के लिए, उसमें अभी टेम्पोररी आपको मार्केट शिफ्ट होगा जब तक नया मार्केट नहीं बनता है। जैसे आपको बिजनेस भी कामयाबी रहे, आपका कारोबार भी चले, आपका परिवार भी चले। और दूसरी बात है, कुछ मदद आप लोगों को करने के लिए हम तैयार है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा पूरा रिपोर्ट हमारे पास आने से एक्चुअली क्या है, किसको किसको दुकान जल गया है, किसका पूरा जला है, किसको आधा जला है। ये बात इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके, पूरा विजिट करके, लेकिन अभी नया करके कोई आग नहीं लगाना चाहिए। তোমরা পুলিশ থেকে একটা ব্যারিকেড করে দাও, আর যেগুলো এখনো ধোয়া উঠছে সেগুলোকে নিভিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। দরকার হলে ওয়াটার ট্যাঙ্ক। और ये बात है कि जिसको पूरा जल गया है हम 1 लाख करके उसको देगा, दुकान भी बना देंगे प्लस मटेरियल्स खरीद करने के लिए। और जिसको थोड़ा से हुआ उसको हम 50,000 करके देगा। ये आपको जब शिफ्ट हो जाएंगे तो अभी मिलेगा। नया बनेगा जब, और नया जिसका दुकान जिधर में था उसका ही मिलेगा, बाहर का कोई नहीं आएगा। जिसको जो दुकान था उसका नाम पे वही नाम। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना को मिलेगा हरित जल परिवहन हब का दर्जा। पटना के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के लिए जल परिवहन को लेकर एक बड़ी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने पटना को हरित जल परिवहन का केंद्र बनाने की दिशा में त्वरित कदम उठाए हैं। सोनोवाल ने कहा कि पटना में जहाज मरम्मत सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक फेरी और जल मेट्रो जैसे आधुनिक साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य के अधिकारी की एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो जरूरी अध्ययन और योजनाएं तैयार करेगी। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ छात्रों, किसानों और छोटे व्यापारियों को परिवहन सुविधा देना है। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ छात्रों, किसानों और छोटे व्यापारियों को परिवहन सुविधा देना है, बल्कि गंगा नदी के किनारे 500 किमी के दायरे में आधुनिक टर्मिनल और फ्रेंचाइजर खड़ा करना भी है। साथ ही गंगा में नदी परिश्रम यानी क्रू टूरिज्म को बढ़ावा देकर बिहार की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया जाएगा। मंत्रालय के नई कदम उन्होंने अपनाया है और उसी हिसाब से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से भी अलग अलग कदम रचना की गई है। और आज आप लोगों ने देखा जैसे आज हमारे सारे प्रदेश की हमारे जो भी प्रतिनिधि रहे उनकी जो आग्रह है कि बनारस से हल्दिया तक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना चाहिए, कैसे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, इन चीजों को उन्होंने उल्लेख किया। तो उन्हीं की दिए हुए सुझाव के मुताबिक हम लोगों ने भी कदम उठाने का वादा किया है। खास करके बिहार सरकार की यही आग्रह है कि हमारे पटना हमारे नेशनल वाटरवेज की एक वाटरवेज के हब बने। तो एक हब बनने के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, खास करके वेसल रिपेयर फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिक कैटामरन यानी कि ग्रीन वेसल और वाटर मेट्रो यानी कि टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट, और साथ साथ में सारे बिहार स्ट्रेच में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्ट्रेच में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीजों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि हम इस सिलसिले में
सारे विषय को अध्ययन करने के लिए पहले टास्क फोर्स गठन करेंगे। इस टास्क फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रहेगा, इनलैंड वाटरवेज रहेगा और बिहार के प्रदेश सरकार रहेगा। उनके प्रतिनिधि के द्वारा और कहां क्या क्या व्यवस्था लेना जरूरी है ताकि हम किसानों को मदद कर सके, छोटे छोटे व्यापारियों को मदद कर सके, हमारे विद्यार्थियों को मदद कर सके, हमारे गांव के लोगों को मदद कर सके, हमारे विशेष रूप से रिवर क्रूज को हम प्रमोट कर सके और बिहार की जो भी गरिमा है, जो प्रसिद्ध इतिहास है, इन चीजों को देश और दुनिया जाने, इनके लिए हमें कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज हमको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए। तो इन चीजों को हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमने टास्क फोर्स निर्माण करने का निर्णय किया है। और साथ साथ में पटना में इनलैंड वाटरवेज का जो वेसल है, इस वेसल का रिपेयर सेंटर भी बनेगा और बनारस से हल्दिया तक जो भी रिवर क्रूज चलेगा, इस रिवर क्रूज का एक बढ़िया रुकने का व्यवस्था हमारे यहां पटना में टर्मिनल भी बना जाएगा। तो यानी कि जितना भी व्यवस्था सही है, हमारे गंगा में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को विशेष रूप से उजागर करने के लिए, इससे विशेष लाभ लेने के लिए इन चीजों को हमारी तरफ से मान्यता दी जाएगी। क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है, वो चाहते हैं कि सारा देश में जितना भी नेशनल वाटरवेज है उनको ऑपरेशनल किया जाए और जनता को सुविधा उपलब्ध किया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग ने आज जो उदाहरण खड़ा किया है, सफल एक इतिहास खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि देशवासियों। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद विमान हादसे में 31 लोगों की जान बची। में हाल ही में विमान दुर्घटना के बाद दमकल और बचाव अभियान का नेतृत्व अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के CFO अमित डोंगरे ने किया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद 12 जून को दोपहर लगभग 1:30 बजे उन्हें आपदा की सूचना मिली। डोंगरे ने कहा, हमें शहर के 19 फायर स्टेशनों को तुरंत प्रक्रिया जुटाई और 100 से अधिक दमकल वाहनों को तैनात किया गया। बचाव कार्य के लिए चारों प्रभावित इमारतों के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गई। इस अभियान में करीब 31 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपदा स्थल पर 90 से अधिक एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी ताकि घायल लोगों को शीघ्र इलाज मिल सके। इस ऑपरेशन को पूरा होने में लगभग 4 घंटे लगे। आग बुझाने और शीतलन के लिए 7.5 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर लगभग 650 किमी इस राहत और बचाव कार्य में लगे थे। We received call on the hotline around 1:43 p.m. on 12th June. It was a disaster call. We experienced, we got information there is a crash, aeroplane crash in Ahmedabad near airport. On this call, we responded from the all 19 fire stations. First respond from our nearest fire station is the Naroda fire station and nearby Shahpur fire stations. So vehicles were responding immediately. So total 19 fire stations, around more than 100 fire vehicles were deployed to mitigate this disaster. So initially we started our rescue operation with the help of SCBA set, with the help of the ladders to access the upper floors, because entire area was engulfed in fire. In the ground floor itself, fuel was there and fireball. Because of this fireball, parked 2-wheeler and 4-wheelers also engulfed in fire. So our first priority was to save the life. So entire team acted and all 4 buildings, building number 1, 2, 3, 4, these 4 teams were formed and we responded with the help of SCBS. So around 31 live fire persons were saved during this rescue operation. After that, we recovered the injured person from the building as well as from the airplane crash site.
Immediately, the injured person were shifted to the civil hospitals. So we got help. Around more than 90 ambulances were arranged at the site. So immediately, the all injured person were shifted smoothly and well synchronized manner with the help of NDRF, police department, CISF, SDRF, other NGOs, as well as other fire departments like Vadodara Fire Corporations, municipalities, Kheda municipalities, Nadia municipalities, Gift City, and Gandhinagar corporations. So entire this operation took 4 hours, and around 7.5 lakh liters water were used for the firefighting purpose, for the cooling purpose, and the entire this process around 650 total manpower from the fire side were used, and more than 100 fire vehicles were used. So entire operation was very smooth, and so we could achieve within 4 hours to de-scale our resources. So during this process, we got help from the earth mover also, because we need 3 sides approach. So with the help of earth movers, we got approach, and the entire operation was smooth. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने किया आक्रमणकारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। ईरान ने किया आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। नई दिल्ली के स्थित ईरान कल्चर हाउस के सांस्कृतिक परामर्शदाता फरीद सर ने ईरान इजराइल तनाव के बीच अपनी सरकार की स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि न सिर्फ ईरान के नागरिक बल्कि वहां रहने वाले विदेशी भी सुरक्षित रहे। फरीद सर ने बताया कि ईरान ने उन आक्रमणकारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जिन्होंने सुरक्षा भंग करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक ईरान में किसी भी विदेशी नागरिकों की हताहत होने की सूचना नहीं है। زوده که بگیم که آتش بس صورت میگیره، منتها فکر میکنی که آیا همچین صحبتی هست که شهروندان هر دو کشور در امن بمانند و آتش بس صورت بگیره؟ طبعا امنیت مردم ما در اولویت هست و مقامات عالی سیاسی و نظامی ما در این مورد اظهار نظر خواهند کرد و تصمیم گیری خواهند کرد. Of course, the security of our civilians is a top priority, and I think in this regard, our officials can have some opinion. What about the India and Iran have very strong people-to-people ties, and we have seen a number of students and as well as working professionals in Iran. They are stranded, they are scared and fearful. What about their security? روابط هند و ایران یک روابط خلاصه مردم دو کشور هست و خیلی صمیمیه و کلی به هندی در ایران هست که خب به نوعی اینجا هستن یا دانشجوان یا شاغلن. برای امنیتشون ایران الان چه برنامه‌ای داره؟ بله، امنیت تمام شهروندان ایرانی و همچنین اتباع خارجی حاضر در ایران برای دولت جمهوری اسلامی ایران یک مسئله حیاتی و مهم هست و تمام تلاش ما و دفاع ما برای حفظ جان در واقع مردم هست، چه اتباع خارجی و چه ایرانیان، در برابر در واقع تجاوزهایی که رژیم صهیونیستی میکنه نسبت به غیر نظامیان. اولا باید جامعه جهانی متوجه باشه که باید این جنایتکار رو برحذر بداره از تجاوز به مناطق غیر نظامی. این نکته اول هست. نکته دوم این هست که طبعا جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه و کرده و تا الان هم هیچ خطری در واقع اتباع خارجی رو که حاضر در ایران هستن تهدید نکرد. Of course, Iran's top priority is this that they want to make sure the security for Iranian nationals as well as the foreigners living in Iran, and in fact that's why we are fighting. We are responding to those invaders and the Zionist regime who has did this, and we are trying our best to make sure the security of our nationals as well as the civilians of foreign nationals. And till now, whatever we received through the official channels, the news is there that
there is no casualty or harm for any foreign nationals in Iran. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 500 करोड़ से अधिक की सहायता। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1144 करोड़ रुपए की कुल 194 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, जिसमें कुल 11,690 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आपदाओं से प्रभावित सभी परिवारों को उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की संशयित सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आज ही 441 ऐसे परिवार के बैंक खातों में ये सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी, ताकि किसानों को तुरंत राहत मिल सके। इस कदम से किसानों की आर्थिक सुरक्षा और सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। आज अंबेडकर नगर जनपद के कारण इस पूरे उत्तर प्रदेश के 11,690 अन्नदाता किसान परिवारों के लिए 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि का वितरण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष अब तक आपदा के शिकार हुए उन सभी अन्नदाता किसान परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों का संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। यह कहने के लिए उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए के टोकन सहायता देने के लिए आज मैं स्वयं अंबेडकर नगर में आया हूं, क्योंकि 431 परिवार अंबेडकर नगर जनपद के भी हैं जिन्हें यह राशि उनके खाते में आज दी जा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आप सोचिए कि अभी हम लोगों ने इस वर्ष 11,690 परिवारों के लिए धनराशि दी है और अभी तो पूरा वर्ष है बाकी, यानी पैसे की कमी नहीं। इस व्यवस्था में इससे पहले केवल किसान आता था, बटाईदार नहीं आता था, किसान के परिवार के सदस्य नहीं आते थे। लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, हम किसान को भी देंगे, बटाईदार को भी देंगे, कृषि श्रमिक को भी देंगे और अन्नदाता किसान का परिवार का भी कोई व्यक्ति किसी अग्निकांड का, किसी आंधी तूफान का, किसी आकाशीय बिजली का, किसी बाढ़ का या किसी भी आपदा का शिकार हो जाता है तो सरकार 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में उस परिवार को आच्छादित करेगा और आज यह 11,690 परिवारों के लिए यह धनराशि आज जारी हो रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व गुजरात सीएम विजय रूपानी का राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। रूपानी ने गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। राजकीय सम्मान के तहत उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसमें अनेक नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उनके योगदान को याद करते हुए नेताओं ने उन्हें एक समर्पित और प्रभावशाली राजनेता के रूप में याद किया। भाई यार ए लाला तेरा कैमरा बका सत्तर लाइव फ्रेंड्स आए
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अधीर रंजन चौधरी का दावा, जाति जनगणना राहुल गांधी की जीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने 16वीं जनगणना के लिए जाति जनगणना संबंधी गट नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राहुल गांधी के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि वे जाति जनगणना की मांग करने के देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भाजपा को समझ आ गया कि ये काम किया जाना जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा कि कांग्रेस की मांग स्पष्ट है और इसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर जाति आधारित आरोप लगाए गए हैं कि भारत में केवल 4 जातियां हैं और अन्य जातियों का जिक्र करना देश को विभाजित करने जैसा है, लेकिन अब वास्तविकता सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ये जनगणना भारत की सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी की जो अडिग प्रयास, अथक प्रयास, राहुल गांधी जी के अथक प्रयास की निष्कर्ष यह है कि मोदी जी की सरकार को सर झुकाने पड़े और हिंदुस्तान के लोगों को यह कहना पड़े कि हम भी जनगणना करेंगे, जाति गणना करेंगे। हमारा मांग स्पष्ट है। देखिए, बात इधर उधर घुमाने का कोशिश ना किया जाए तो बढ़िया होगी। बात यह है कि हमें कास्ट सेंसस के मांग रखे हैं, घुमा फिरा के कोई बात ना करे। कास्ट सेंसस मतलब कास्ट सेंसस, और इसके चलते कांग्रेस पार्टी की खिलाफ बहुत सारे गालियां, बहुत सारे टिप्पणियां, बहुत सारे आलोचना हमें सुनने को मिले हैं कि 4 जातियां, बाकी कोई जाति नहीं है। बाकी जो बात करते हैं वो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। हुआ बीजेपी की पार्टी के स्लोगान, नारा लगाए जाते थे, जो करेगा जात की बात उसको मारो कस के लात। हो गया। अभी वही बीजेपी जो जाति गणना के खिलाफ हमारे विपक्ष में बहुत सारे आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए ये जात गणना की बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास होने लगे कि ये नारा काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको ये लगे कि चुनाव आने के पहले, खासकर बिहार में चुनाव आ रहे हैं और ये चुनाव लड़ने के पहले ही हमें जाति गणना की ऐलान किया जाए, क्योंकि ये जाति गणना की सारे श्रेय हमारे जेब में हम ले सके। तो मतलब साफ है कि मजबूरन बीजेपी पार्टी को राहुल गांधी जी के अथक प्रयास के चलते, जब सारे हिंदुस्तान में पोल खोलने के इंतजाम कर दिए थे राहुल गांधी, उससे बचने के लिए और बिहार चुनाव और उसके साथ साथ सारे देश में जो मांग उठ रहे हैं जाति गणना की, उसके समर्थन में उनको आने पड़े, वो भी मजबूरन। ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि देश जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा के पीछे इतिहास क्या थे, और वो रथ यात्रा की जब सोमनाथ मंदिर से शुरुआत हुई थी, आगाज हुई थी, तो उनको किसने वो रथ यात्रा की अगुवाई की थी, नेतृत्व दिए थे किसने, कौन सा से वो नेता थे गुजरात की, आप खुद पता कर लो। और रथ यात्रा की जरूरत क्यों पड़े? कमंडल को हिंदुस्तान में स्थापित करने के लिए। उसके पीछे राज क्या है? मंडल को रुकने के लिए और मंडल को कमजोर करने के लिए कमंडल को
हथियार बनाया गया था। मंडल मतलब ओबीसी की हित के लिए जो वीपी सिंह सरकार ने सोचे थे, तो बीजेपी को यह भनक लग गए थे कि यह मंडल की घोड़े पे सवार होकर बीजेपी को चुनाव में नस्तनाबूद होने की संभावना है, तो तुरंत उन्होंने कमंडल को पकड़ लिया और कमंडल को पकड़ते हुए तुरंत रथ यात्रा की प्रबंधन कर ली और शुरू हुई लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में राम रथ यात्रा। मंडल को टक्कर देने के लिए कमंडल आ गए हमारे सियासत में, ये सारे देशवासी को पता है। तो किसने कितने कौन सा पार्टी कौन सा लोगों को कौन सा वर्गों को पैरोवी करते हैं, ये सबको जानकारी है। बीजेपी पार्टी को इसलिए कहे जाते थे कि ये बनिया लोगों की पार्टी है, इसीलिए कहे जाते थे कि बीजेपी मतलब बनिया पार्टी। क्यों? उनको हर वक्त बनिया के पक्ष में वो लोग पैरोवी करते थे। बाकी कांग्रेस अगर देखा जाए तो आज से नहीं, आजादी की समय से भी, उससे पहले से भी हमारे हिंदुस्तान में समावेशी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने ही किए थे और इसलिए हमारे संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप ये सारे आरक्षण देने की इंतजाम हुई थी। सबको जानकारी, इतिहास के पन्ने में सारे कुछ लिखा हुआ है। उनको मैं दरखास्त करूंगा बीजेपी पार्टी को, कद्दावर नेतागण को, कि आप थोड़ा इतिहास के पन्ने को देख लो, अपने खुद इतिहास बनाने की कोशिश ना करो। इतिहास जैसे आए हैं इतिहास को थोड़ा देख लेने की कोशिश करो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मंत्री सिरसा ने कनाडा के खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों की निंदा की। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कनाडा के खालिस्तानी समूह द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शनों पर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बच्चों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है वे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के सभी सिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में सिख समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मोदी के कार्यों का उल्लेख किया, जैसे लाल किले पर ऐतिहासिक दिवस मनाना, पूरे देश में साहिबजादे दिवस का आयोजन, अफगानिस्तान से सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब को लाना और 1984 के सिख नरसंहार को दोषियों को जेल भेजना। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जो प्रदर्शनकारी इस प्रकार के विरोध कर रहे हैं वे सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे अपने राजनीतिक मकसद के लिए सिखों के ISIS की तरह पेश करते हैं, जिससे सिख धर्म की छवि खराब हो रही है। उन्होंने विदेशों में रहने वालों सिखों से अपील की कि वे ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये लोग उनके समुदाय के लिए नुकसानदायक है और उनकी छवि को पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ये प्रदर्शन सिखों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को वर्गलाकर इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। भारत के सभी सिख देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। जो उन्होंने पिछले 11 सालों में ऐतिहासिक काम किए, चाहे लाल किले के ऊपर हिस्टोरिकल दिन मनाने हों, चाहे साहिबजादों का दिन पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना हो, या अफगानिस्तान से सिखों को और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप एयरफोर्स के जहाज में लाने पड़े, या 1984 के सिख कत्लेआम के दोषियों को जेलों में डालना हो, उनके बच्चों को नौकरियां देनी हो। मोदी जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, लेकिन ये जिस तरह का पाप किया जा रहा है, ये हमारे ना तो सिख धर्म के, ना गुरुओं के उपदेश के, किसी के भी साथ ये सही नहीं है। ये सब उससे विपरीत है। हम हमेशा ही अपनी धर्म के मुताबिक जो हमारे इथोस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक ही कुछ भी करने में यकीन रखते हैं। लेकिन चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति और दुकान चलाने के लिए आज हमारे बच्चों को आईसिस की तरह पेश कर रहे हैं। इससे हमारी दुनिया भर के अंदर सिखों के खिलाफ एक नैरेटिव बन रहा है। पूरे देश और दुनिया के अंदर सिखों को
एक इस तरह के भयानक रूप में दिखाया जा रहा है जिससे हमारे देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर छवि खराब हो रही है। जहां हम देशवासी इसके लिए कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, वहां हम विदेशों में बैठे सिखों से भी आग्रह करते हैं आपको इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये आपके बच्चों के दुश्मन हैं, ये आपके बच्चों को आज तालिबानी का रूप पहनाकर दिखा रहे हैं, ये आपके सके नहीं हैं। ये आने वाले दिनों में आपके बच्चों के लिए ऐसी जहर उगल देंगे, ऐसे ऐसे हालात बना देंगे, आपको दुनिया भर में नफरत की नजरों से देखा जाएगा। ये चंद लोग भारत का विरोध करते करते हमारे सिखों का इतना नुकसान कर देंगे कि हम आने वाली हमारी कई पुश्तें इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। मैं इस घटना की सख्त कड़े शब्दों में, हम सभी देशवासी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी। बेंगलुरु से मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक के मुख्य मौसम विज्ञानी पुवियासरण ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों से तटीय कर्नाटक और आसपास के घाटी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है। पिछले 2 दिनों में बारिश की तीव्रता और बढ़ गई है, खासकर ऊपरी उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में जहां भारी जल प्रभाव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा बेलगावी और धारवाड़ जैसे अंदरूनी जिलों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगले 48 घंटों में बारिश का ये पैटर्न जारी रहने की उम्मीद है और 2 दिनों के बाद वर्षा की तीव्रता में और वृद्धि होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपयोग last 3-4 days coastal Karnataka and adjacent Ghat areas receiving heavy to very heavy rainfall with isolated extreme heavy. This we already predicted and accordingly red alert was given. Last 2 days the rainfall activities again increased. Coastal Karnataka and the Udupi, Uttar Kannada, Dakshin Kannada, they received extreme rainfall. And Shivamogga, Chikmagaluru, these districts also received yesterday to say extreme rainfall. So this rainfall will continue for next 48 hours. For coastal Karnataka, we are given today red alert and tomorrow orange alert. And similarly for this South Interior Karnataka, we are given red alert for day 1 and day 2 is orange alert. And NIK, some districts, only one adjacent to the Ghat areas, that is Belagavi, Dharwad, Gadag. These districts are likely to get heavy to very heavy rainfall. We are given orange alert. So after 2 days, the rainfall it's drastically it is decreasing. Particularly the interior Karnataka, the rainfall activities will decrease. Coastal Karnataka, rain activity intensity of rainfall will decrease, but rain will be there. Light to moderate rain will continue. Okay, sir. Bengaluru is from 2-3 days. It's very cold. So what is the update, sir, on the forecast? Bengaluru, because of continuous clouding, there is no sunshine, so the strong wind is there. We are getting 40 to 50 kmph wind, or sometimes more than 50 kmph wind. So strong wind and cloudiness. This is the reason for this cold weather here in Bengaluru. After 2 days, the monsoon current wind, that wind strength is decreasing. Then we'll get sunshine and during daytime, that maximum temperature will increase. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में बदलाव की मांग तेज। पटना के आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से सत्ता में बनी मौजूदा सरकार से जनता बेहद नाराज और परेशान है, जो अब बदलाव की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की वर्तमान स्थिति को अनिश्चित अवस्था बताया और कहा कि उनकी पार्टी के पास नई सोच और विजन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरजेडी बिहार को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है और सकारात्मक राजनीति के साथ मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने पूरा विश्वास जताया कि इस बार बिहार की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और आरजेडी के साथ जुड़ाव कर नया बिहार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के पास एक स्पष्ट रोड मैप है जिससे राज्य को बेहतर भविष्य की ओर ले जाया जाएगा। है कि आने वाला बिहार का चुनाव होने जा रहा है, जो कि
एकमात्र इस साल पूरे देश में केवल बिहार राज्य ही है जहां चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लगातार हम बिहार भी घूमे हैं, कई घटना जहां जहां हुई है वहां भी हम पहुंचे हैं। लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान हैं और लोग छुटकारा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, सरकार के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। परिवारवाद को जिस प्रकार से आयोग हो या कहीं भी एडजस्ट करने का मौका मिलता है तो मौजूदा सरकार में भुजा पार्टी वाले लोग अपने परिवार को एडजस्ट करते हैं। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तेजी से बिहार को आगे ले जाना है, अव्वल राज्यों में ले जाना है। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता बिहार सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और एक नई सरकार जिसके पास विजन है, रोड मैप है। हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा राज्य सबसे गरीब क्यों है, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। पीड़ा होती है। प्रति आय व्यक्ति सबसे कम क्यों है, किसान बदहाल क्यों है, मजदूर की स्थिति ठीक नहीं है। ये देख करके पीड़ा होती है। कोई उद्योग धंधा नहीं है बिहार में और 20 साल से मौजूदा राज्य सरकार शासन में है। एक उद्योग धंधा जो है ढंग का, इंडस्ट्री जो है वो बिहार में नहीं लगा। कोई ढंग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा। केंद्र सरकार में 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चीनी मिल नहीं चालू करा पाते हैं प्रधानमंत्री। ये स्थिति है। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है और हम लोगों ने 17 महीने में काम किया है। जो भी हमारा मुद्दा था 2020 का, चाहे जाति आधारित गणना का हो, आरक्षण की सीमा का हो, नौकरी रोजगार का हो, मानदेय बढ़ाने का हो, पॉलिसीज बनाने का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टूरिज्म हो, हर एक क्षेत्र में मात्र 17 महीने में काम हुआ और 17 महीने कुछ भी नहीं है। और हम मानते हैं अभी भी कि हमारा वो 2% भी नहीं था जो हम बिहार के लिए करना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार जो है लोग जो है चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ना। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोलकाता में भाजपा ने निकाली रैली, टैगोर के पौतृक घर की तोड़फोड़ का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में भाजपा ने निकाली रैली, टैगोर के पौतृक घर की तोड़फोड़ का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता से मिली खबर के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पौतृक घर में हुई तोड़फोड़ के विरोध में सियालदह रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के उच्चायोग पश्चिम बंगाल तक एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य बांग्लादेश सरकार और संबंधित अधिकारियों के ध्यान आकर्षित करना था ताकि रविंद्रनाथ टैगोर के इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टैगोर का घर केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी। इस प्रदर्शन से ये भी संदेश दिया गया कि साहित्य और कला के महानायक की विरासत का सम्मान हर स्तर पर होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में महिला को थप्पड़ मारने वाले रैपिडो चालक गिरफ्तार। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक रैपिडो बाइक सवार ने एक महिला को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। इस मामले में जयनगर पुलिस स्टेशन की साउथ डिवीजन पुलिस ने शिकायत दर्ज की और संबंधित व्यक्तियों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है और मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करेगी। कमिश्नर ने बताया कि घटना के बारे में पुलिस को पहले कोई सूचना नहीं मिली थी, लेकिन वीडियो वायरल होते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को पुलिस किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगी। No, it's one video is viral today. The one particular incident where a bike rider, a rapido bike rider, has slapped lady. In this regard, the
South Division Police and in particular that's Jayanagar Police Station. We have taken up a complaint and the person has already been taken to. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। गुजरात में आज गहरा शोक देखा गया जब राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विजय रूपानी का निधन 12 जून को अहमदाबाद में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण एयर इंडिया विमान दुर्घटना में हो गया था। उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक और आम नागरिकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने रूपानी जी के प्रशासनिक अनुभव, उनके शांत स्वभाव और गुजरात के विकास में दिए गए योगदान को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रूपानी को एक समर्पित जनसेवक बताया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनके जाने से गुजरात ने एक अनुभवी नेता खो दिया है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्पूट. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।